यहाँ रिपीट करती हूँ, ठीक। इट इज़ वेरी क्रूशियल। ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब इसी पर्सपेक्टिव से अब आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, राइट। ठीक है, सो प्लीज़ एवरीबडी डू आंसर कि जब आप छोटे थे, जब आप बचपन में, आप हमेशा किसका प्यार ज़्यादा चाहते थे? आई थिंक आई एम ऑडिबल। आप किसके प्यार के लिए सबसे ज़्यादा क्रेविंग करती थी, माँ के लिए या पिता के प्यार के लिए? सो पुट अ थम्स अप अगर आप समझ पा रहे हो मेरे क्वेश्चन। जब आप बचपन में आप अपने फादर या मदर किसके प्यार के लिए सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती थी? नहीं, सभी को हो नहीं सकता, तो हमेशा ऐसा बराबर हम कभी किसी को नहीं करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो सभी को, नहीं, सभी को नहीं होता है। किसी एक के प्यार के लिए हम सबसे ज़्यादा क्रेविंग करते हैं, मदर के लिए या फादर के लिए? ओके, आई थिंक थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा डिले आ रहा है। तो आप जिसके लिए भी आप जिसके प्यार के लिए सबसे ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हो, कि माँ के लिए है या फादर के लिए है, तो अब आप ये खुद से क्वेश्चन करें कि उनका प्यार पाने के लिए आपने सबसे ज़्यादा आप मतलब क्या करते थे, मतलब हु यू रियली बिकम, आप क्या बन जाते थे जिससे कि उनका प्यार मिले। मैं एक्चुअली अपने ऐसी एक फ्रेंड से मैंने यूँ ही पूछा कि किसके प्यार के लिए सबसे ज़्यादा क्रेविंग थी, तो ये सेड कि मदर के प्यार के लिए। अच्छा ठीक है, तो जब मदर के प्यार के लिए, तो मैंने कहा कि फिर क्या करते थे उनका प्यार पाने के लिए? तो बोलते थे बचपन में वो सारे काम जो माँ बताती थी वो सब मैं कर देता था, राइट। तो वो सारे काम वो कर देते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप डिसाइड करते हैं कि मैं बचपन में आपने जो भी चीज़ किया कि उस प्यार को पाने के लिए, वही आपकी बड़े होने के बाद पर्सनालिटी बन जाती है। अगर आप माँ के प्यार को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा उनको काम करके, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा वो बताती थी वैसा वैसा वो काम करके आप देते थे, तो उससे क्या होता है कि यू बिकम अ टाइप ऑफ पीपल प्लीजर। हाँ, और पीपल प्लीजर बन जाते हो, और आप हर किसी का, मतलब आप बड़े होकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, सर्विस लाइफ में, सोशल लाइफ में, जहाँ जहाँ आप इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पर आप जब उनसे इंटरैक्ट करेंगे तो आप उन्हें वही चीज़, बचपन की जो आपकी आदत है, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही रिएक्शन देना शुरू कर दोगे, राइट। आप अगर जॉब लाइफ में है तो यू प्रेफर कि आपका बॉस है ना, वहाँ पर बॉस आपका मदर का रोल प्ले कर रहा होगा। सो आप फिर उसको प्लीज़ करने के लिए क्या करेंगे, जैसे जैसा वो काम बताते जाएंगे, जो जो काम बताएंगे, आप वॉलंटरीली जाकर वो काम वो करेंगे। हाँ, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो दैट बिकम्स योर पर्सनालिटी। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू आर इम्बाइबिंग द क्वालिटीज़ ऑफ योर मदर, जब आप अपने माँ की क्वालिटीज़ को आप ऑटोमेटिकली इम्बाइब कर जाते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही प्यार देना चाहते हैं, आप वैसे ही प्यार लिया, जैसे प्यार लिया वैसे ही आप देना भी चाहते हैं। तो जब बड़े होते हैं तो यू टेंड टू बिकम द रोल ऑफ योर मदर। तो फिर क्या होता है कि जो लाइफ में जो सफरिंग्स होते हैं, माँ ने जो अचीवमेंट किया, माँ ने जो अच्छा किया, वो वैसे ही आप भी करोगे, और जो माँ की सफरिंग्स थी, सिमिलर पैटर्न में आप भी सफरिंग शुरू कर दोगे, राइट। तो ये जो सफरिंग का ये जो सिलसिला है, इसी चीज़ को समझना है कि एक्चुअल में जब मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ, तो सेल्फ लव का मतलब है कि आप किसी को प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक। आपके हालांकि हर 99.9% जितने भी लोग होते हैं वो अपने बचपन में बिल्कुल किसी ना किसी के प्यार की क्रेविंग करते हैं, और क्रेविंग के चलते वो जिसके प्यार की क्रेविंग कर रहे हैं वो वैसे ही प्रतिक्रियाएं देना शुरू करते हैं जैसे वो चाहती है। अगर माँ का है तो माँ की तरह करेंगे, पिता का है तो पिता की तरह करेंगे। कई बच्चे होते हैं कि फादर के प्यार के वो क्या एवरीथिंग ही विल डू इट, सो ही बिकम्स
ऑलमोस्ट लाइक हिज फादर। नाउ सफरिंग्स भी इसी चीज़ से एसोसिएटेड है कि भाई सफरिंग हमारी लाइफ में क्यों आती है, बस इसी चीज़ के लिए आती है। नाउ अब आप अपने लाइफ का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगा। उस प्रॉब्लम को जब आप आइडेंटिफाई करोगे, यू कैन रिलेट कि आप किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं। ऑब्वियसली या तो अपने माँ की तरह या पिता की तरह बिहेव करेंगे, किसी भी मतलब जिससे आप ज़्यादा बचपन में अटैचमेंट चाहते थे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करें, तो प्रॉब्लम का सॉल्विंग का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही होगा। राइट नाउ प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? सी व्हाट हैपेंस, प्रॉब्लम्स आने का सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है कि सारे इमोशंस हम जो हैं अपने अंदर लेकर चलते हैं। हम जो अपने अंदर सोचते हैं वही बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सामने वाला बुरा है, दैट इज़ माई थॉट। सामने अच्छा नज़ारा नहीं है, दैट इज़ माई थॉट। सो एवरी थॉट का एक रिफ्लेक्शन जो है, हम जो अंदर जो सोचते हैं वो बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बाहर हमको क्या होता है कि वही चीज़ दिखने शुरू हो जाते हैं, हम जैसा परसेप्शन बनाते हैं। जस्ट ऐसे ही एक किसी से ऐसे ही एक बात हो रही थी, तो बात में ऐसे पता चला कि कुछ भी होने से पहले, कुछ बुरा घटित होने से पहले या कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ माहौल होने से पहले उनका दिल बहुत जोर से धड़कता था। उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ होने वाला, बस उन्हें ये नहीं पता था कि कोई लड़ाई या झगड़ा कुछ होने वाला है, बस उनका दिल बहुत तेज धड़कता था। जब धड़कता था तो उन्हें बहुत घबराहट होती थी, उन्हें फिर लगने लगता था कि यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। जब ये गड़बड़ होने लगी तो उन्होंने क्या है कि वो सोच लिया, अब क्या वाकई में वो चीज़ हो गई कि किसी का लड़ाई झगड़ा देख लिया या कुछ ऐसी अनहोनी घटना देख ली उन्होंने। तो ये चीज़ मैं क्यों कोरिलेट कर रही हूँ कि हमारी लाइफ की हर छोटी चीज़ का इवोल्यूशन जो है, हर चीज़ जो पनपती है हमारे इंटरनल थॉट की वजह से पनपती है। राइट तो ये थॉट कैसे आप मतलब इस थॉट को हम कैसे, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा सा मैं एक तरीका आपको बताती हूँ कि बहुत पहले 1980 के दशक में डॉक्टर ह्यू लेन रहा करते थे। राइट तो डॉक्टर ह्यू लेन जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजी में उन्होंने ये किया हुआ था। और ब्राज़ील एक ऐसा वहाँ पर एक क्रिमिनल इनमेट्स, जो क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग होते हैं, उनका पागल खाना था। तो वहाँ पर क्या है कि उस जगह पे क्या है कि लोग पसंद नहीं करते थे कि मतलब कोई भी डॉक्टर आया, सारे के सारे पागल थे। तो उन्हें क्या है, कोई भी डॉक्टर को टिकने नहीं देते थे वो लोग। जब टिकने नहीं देते थे तो क्या करते थे कि जैसे ही डॉक्टर कोई आया वो इतने ज़्यादा क्रूअल हो जाते थे कि वो अपनी हरकतों से उन डॉक्टर्स को भगा देते थे। तो ट्रीटमेंट होना तो मुश्किल, कोई वहाँ टिक नहीं सकता था। इतना खूंखार जेल कहा जाएगा उसको, बहुत ही खूंखार जेल था। डॉक्टर ह्यू लेन की पोस्टिंग उस जगह पर हुई। राइट जब उस जगह पर जो डॉक्टर ह्यू लेन की पोस्टिंग हुई तो डॉक्टर लगभग 600 इनमेट्स थे, 600 पागल व्यक्ति थे। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने एक भी एक भी इनमेट से वो मिले नहीं, वो उनका स्टडी करने लगे। राइट तो क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट थे एंड इज अ वेरी प्रूवन साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने वहीं के लोकल एक टेक्निक अपनाई। दैट टेक्निक इज कॉल्ड होपोनोपोनो टेक्निक। होपोनोपोनो टेक्निक जो है ये क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि ब्राज़ीलियन भाषा में जो वहाँ के ट्राइब्स होते हैं वो कलेक्टिवली ये मान के चलते हैं कि जो भी है प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। इस रिफ्लेक्शन तो उसको ठीक करने का होपोनोपोनो टेक्निक यानी कि करेक्शन करना चाह, तो करेक्शन के लिए वो लोग क्या करते थे, कलेक्टिव जो है कलेक्टिव वे में वो लोग प्रेयर करते थे। दैट्स कॉल्ड द होपोनोपोनो टेक्निक। अब इसमें होता क्या था कि डॉक्टर ह्यू लेन ने उसी टेक्निक को आजमाया। उस टेक्निक के अनुसार उन्होंने क्या किया कि सभी पेशेंट्स का फाइल उन्होंने पढ़ना शुरू किया और हर फाइल में वो पेशेंट्स का जैसे जैसे प्रवृत्ति था, जो क्रिमिनल एक्टिविटी उनकी थी, वो सारा
वो सारा वो यूँ समझ के पढ़ने लगे कि वो जब वो पढ़ रहे और पेशेंट्स को समझ रहे तो उन्हें ये लगने लगा कि जो उनके अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वही इस पेशेंट में दिख रहा है ना। बहुत गहन बात उन्होंने इसमें कही है और ये बहुत गहन है। इसको आपको समझना होगा कि कहीं भी दुनिया में अगर आपको कोई चीज़ गलत दिख रहा है, कहीं भी अगर आपके घर में भी कोई चीज़ गलत हो रहा है, दैट मीन्स समवेयर इनसाइड हमारे अंदर जो है कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है और उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया कि उस इम्बैलेंस को वो हर एक पेशेंट को पढ़ रहे थे। तो जब हर एक पेशेंट्स को की किताब फाइलें जब पढ़ रहे, वो उन्होंने एक भी पेशेंट से फिजिकली जाके उन्होंने मिला नहीं। और ये इतिहास है कि बिना मिले उन पेशेंट्स को उन्होंने सिर्फ पोनो टेक्निक से ठीक कर दिया। तो वो कैसे ठीक किया? उन्होंने फाइल पढ़ा और हर एक पेशेंट्स की जो आदतें थी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी, वो यूं समझ के करने लगे कि ये सब इनके अंदर डॉक्टर ह्यूलन के अंदर का रिफ्लेक्शन है। तो हर एक रिफ्लेक्शन के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटेंसेस से इन चीज़ों को पूरा ठीक किया। और ये कहते हैं कि लगातार 1 साल तक उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया। और उसमें होपोनोपोनो में कहना क्या था? कहना ये था कि आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूँ, इस चीज मैं क्षमा चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। दूसरा लाइन ये है कि प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा लाइन ये है थैंक यू। एंड चौथा लाइन ये है आई लव यू। When you say all these 4 words in continuous chanting way में, उन्होंने continuously इसको chant करते रहे। कहते हैं कि होपोनोपोनो टेक्निक को आप कम से कम 108 दफ़े इसको अगर लगातार दिल से फील करते हुए आप अगर चैंट करोगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। वो कैसे? डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया? प्रत्येक पेशेंट को इमेजिन किया, विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी ताकत है। तो उन्होंने क्या विजुअलाइज करके हर एक पेशेंट के लिए चैंट शुरू कर दिया, होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। नाउ इस 4 चीज़ों का कंसेप्ट का इन चारों जो वर्ड सेंटेंसेस हैं, इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है? इनके पीछे का कंसेप्ट ये होता है कि हम सब के अंदर, मैंने आपसे शुरू में एक प्रश्न किया था ना कि आप सबसे ज़्यादा किसके प्यार की क्रेविंग करते हैं? आपके फादर की, आपके मदर की, भाई की, जब आप छोटे होते हैं। तो वही हमारी लाइफ टाइम हमारी पर्सनालिटी जो है वो चीज़ डिसाइड करती है। कुछ बच्चे इस मामले में बड़े लकी होते हैं कि वो सिर्फ क्या, वो अपने आप, वो किसी को प्लीज़ नहीं करते, वो स्वयं को प्यार करना शुरू कर देते हैं। नाउ इस टेक्निक में क्या है, जब आप आई एम सॉरी, जब आप ये चीज़ बोलते हैं तो आप अंदर के उस चाइल्ड को हील कर रहे होते हैं। आपको जब आप इस चीज़ को बोलते, कोई भी समस्या हो, अगर आपकी लाइफ में बहुत रुका हुआ धन है, किसी को उधार दिया वो वापस नहीं आ रहा, घर में कलेश है, या जॉब लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा ख़राब है, तो इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है कि आपके अंदर के चाइल्ड को, यानी कि आपका खुद का एक छोटा स्वरूप, एक बच्चा स्वरूप आपके अंदर रहता है, उसको आप समझा रहे हो कि अगर मान लीजिए घर में कलेश हो रहा है, घर में कोई बात हो रही है, रिश्तेदार आपस में बात नहीं कर रहे हैं और किसी न किसी बात से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप अपने अंदर का इनर चाइल्ड, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड जो महसूस कर रहा है वही बाहर बन रहा है, तो इनर चाइल्ड से बोलिए आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? वो आपको समझना है। उस चाइल्ड को आप विजुअलाइज करिए, बोलिए आई एम सॉरी क्योंकि मैंने इस तरीके से सोचा, मैंने इस तरीके से परसेप्शन लिया, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। कौन? अगर मैं हूँ, मैं सीमा, तो मैं अपने अंदर के इनर चाइल्ड छोटे सीमा से बात करूँगी और मैं बोलूँगी प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो कि मैंने इस तरीके से सोचा और मैंने तुम्हें सही सोच और सही निर्णय लेने नहीं दिया, इस वजह से बाहर जो है ये कलेश में देख रही हूँ। आई लव यू। जो इनर चाइल्ड को बोलो कि मैं तुमसे सदैव प्यार करती हूँ। कब आपने खुद को प्यार किया है ना? कहना आसान है, लेकिन आप खुद को, मैंने कहा ना कि एक्चुअल में जब आप बच्चे होते हैं तो आप किसका प्यार के लिए सबसे ज़्यादा क्रेविंग करते हैं?
तो जब आप खुद के लिए आप जब फील करेंगे कि यस आई एम नॉट, मैं किसी के प्यार की क्रेविंग में नहीं हूँ, आई जस्ट वॉन्ट माई सेल्फ, आई एम प्रूविंग इट टू माई सेल्फ, मैं किसी और को प्रूव नहीं कर रही हूँ, तो इट इज़ ओके, दैट इज़ अ सेल्फ लव। लेकिन वो तो करते ही नहीं ना, अमूमन लोग क्या करते हैं, जस्ट पैम्परिंग करते हैं, दूसरों को पैम्पर करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आप अपने इनर चाइल्ड को बोलते हैं प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। यू स्टार्ट लविंग दैट चाइल्ड इनसाइड यू एंड देन यू से थैंक यू किस लिए? इनर चाइल्ड को बोल रहे हो कि तुम ये बात मेरी समझ रहे हो। नाउ सी व्हाट हैपेंस, जब आप आई एम सॉरी की प्रक्रिया में आते हैं, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको हमेशा सरेंडर मोड में, समर्पण के मोड में आपको रहना पड़ता है। जब आप समर्पण की विधि अपनाते हैं तो होता क्या है कि जो भी मतलब आपके अंदर जिस प्रकार का भी जो भी आप रेडी हो जाते हो कि मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं रेडी हूँ। ज़्यादातर लोग क्या बिना समर्पण किए ही ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर देते हैं, बिना समर्पण किए ही वो सारी चीज़ें मतलब शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद फील कर सकती हूँ, मंदिर चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो समर्पण की अवस्था में नहीं होते। जब आप समर्पण की उस अवस्था में आ जाएंगे तो थिंग्स विल चेंज, थिंग्स हमेशा चेंज होना शुरू होता है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने इसी प्रक्रिया को अपनाया एंड प्रत्येक पेशेंट के लिए वो पूरे दिन भर में चैंट करते। मैंने कहा ना 600 के लगभग पेशेंट्स थे और उनके लिए चैंटिंग इन्होंने शुरू किया, आई एम सॉरी प्लीज फॉर। हर एक पेशेंट का नाम लिया, उनको महसूस किया और उन्होंने अपने अंदर के इनर चाइल्ड को महसूस किया कि ये इस पेशेंट के लिए, मान लीजिए उस पेशेंट को टीबी की बीमारी है, तो टीबी की बीमारी है, गंभीर बीमारी है। अब मैं जान रही हूँ कि एक्स के साथ टीबी की बीमारी है और गंभीर बीमारी है, तो उसको मैं कैसे ठीक करूँ? तो मेरा किसको पता था कि ये गंभीर बीमारी? मेरे अंतर मन को पता था कि ये गंभीर बीमारी। मेरे अंतर मन ने सोचा ना, बीमारी के बारे में सोचा, तो इसलिए क्या है, मैं अपने अंतर मन को उस व्यक्ति के लिए ठीक करने के लिए अपने आप को बोलूँगी आई एम सॉरी। उस व्यक्ति को विजुअलाइज करूँगी और अपने इनर चाइल्ड से बोलूँगी प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप किसी भी चीज़ के लिए, आप चाहे व्यक्ति विशेष के लिए आप कर रहे हो या फिर आप अपने लाइफ में मनी और अबंडेंस चाहते हो, तो भी आप इस चीज़ के लिए, आप मनी एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं कि डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, है ना, थैंक यू एंड आई लव यू। दैट्स द बेस्ट वे टू से मनी की एनर्जी को, मनी वाइब्रेशन को। क्यों? क्योंकि मनी वाइब्रेशन, मनी एक ऐसी चीज़ है जो लगातार हर चीज़, देखिए आप, मैं, ये मोबाइल, ये लाइट, ये एवरीथिंग एक कंपन की प्रतिक्रिया में है। इट वाइब्रेट्स, कीप ऑन वाइब्रेटिंग। तो जब ऐसा कोई चीज़ होता है तो आप मनी अगर आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर किसी ने पैसा लिया है और पैसा आपको वापस नहीं दे रहे, पैसे की वजह से कलेश हो रहा है, तो वो क्या है? क्योंकि मनी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टकअप हो चुकी है। एवरीथिंग इज इन अ रिदमेटिक फॉर्म। तो ये स्टकअप एनर्जी को आपको फ्लो में लाना होगा। सो किसको आप बोल रहे हैं? जब आप हो ओपनोपनो के ये 4 शब्दों का ये जो टेक्निक है, 4 सेंटेंसेस का ये जो टेक्निक है, जब आप बोलेंगे तो यू हैव टू विजुअलाइज कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है। जैसे डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। नाउ फील इट इनसाइड, यू आर टॉकिंग टू दैट मनी। आप उस मनी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पैसे से बात कर रहे हैं, क्योंकि मनी एक एनर्जी है। आपके अंदर मन में क्या हुआ, किसी ना किसी वजह से मैं नहीं कर सकता, मुझे तो वो पैसे मिलेंगे नहीं, ओ इतना ज़्यादा पैसा, ऐसे सोच की वजह से क्या वो ब्लॉक हो गया। जब वो ब्लॉक हो गया तो उसको रिलीज करना आप क्या, तो आप क्या इसको लगातार चैंटिंग और लगातार इसको बोल सकते हैं डियर मनी एंड स्पीक इट। इसके होपोनोपोनो टेक्निक करने के लिए आपको कहीं भी एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्शियस होना है
जागृत होना, अपनी जागृत अवस्था में अंदर यू हैव टू बी कॉन्शियस इनफ कि यस मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, और ये कहीं भी चलते फिरते, सफ़र करते हुए, काम करते हुए आप इस चीज़ को कर सकते हैं। कोई एक चीज़ को पकड़िए। तो डॉक्टर ह्यूलन ने जब इस टेक्निक को किया, प्रत्येक पेशेंट के लिए किया, तो इट टुक 1 ईयर एग्जैक्टली, एक पूरा साल लगा उस चीज़ को, इस टेक्निक को फलदायी होने में। इतिहास गवाह है कि उस असाइलम में, यानी उस पागल खाने में जितने भी इनमेट्स थे, उनमें से एक से भी डॉक्टर ने बगैर मिले, बगैर कोई टचिंग किए, सिर्फ और सिर्फ होओपोनोपोनो के टेक्निक से हर एक पेशेंट को ठीक कर दिया। वो ठीक करने के बाद वो पेशेंट चले गए, तो वहाँ पर क्या, और तो कोई बचा ही नहीं था। तो अल्टीमेटली उस पागल खाने को बंद करना पड़ा। ये बहुत बड़ा एक पावरफुल टेक्निक है। आप इसको किसी भी चीज़ के लिए, इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद पर्टिकुलर पर्सन, किसी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू, किसी को कोई बीमारी है, तो आप उनके लिए दूर बैठे हुए आप ऐसे कर सकते हो। वो डॉक्टर ह्यूलन ने किसी से मिले नहीं थे, बगैर मिले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फाइल स्टडी कर इन प्रत्येक पेशेंट्स को ठीक किया। तो इवन फॉर द सेक ऑफ मनी, जब आप अभी हाल फिलहाल में किसी से बात कर रही थी तो बता रही थी कि अंदर से एक महसूस हो, जब बुरा होता है तो अंदर से कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपके अंदर आप जो है एक वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, और वो वाइब्रेशन होने वाली चीज़ों की जो वाइब्रेशन है उसको कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इट्स वाई बिकॉज आपके वाइब्रेशन ने वो चीज़ को अट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में उस टाइम पे थे। मतलब कहने का मतलब है कि आप इस रूम में जहाँ बैठे हुए हैं आप, तो यू आर अट्रैक्टिंग सो मेनी काइंड ऑफ एनर्जीज इन योर लाइफ। ठीक है, हर तरह की कंपन आ रही होगी आपकी लाइफ में। तो जैसे आप रेडियो वेव, किसी प्रकार का रेडियो वेव आप है 98.3 FM आप ट्यून इन करना चाहते हैं तो वो आ रही होगी, वो 98.3 FM आ रही होगी, है ना। आप 100 FM करना चाह रहे हो तो 100 आएगी, तो 95.8 करना चाहोगे तो 95.8, यानी कि सारे वेवलेंथ इधर मौजूद है। तो जब इधर मौजूद है तो हम उस चीज़, जो वेवलेंथ हमें चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके प्रति जैसे ही हम ट्यून इन हो जाते हैं तो ये चीज़ संभव हो जाता है, राइट। ये चीज़ होना शुरू हो जाता है और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम उस रेडियो में गाना सुनना शुरू करते हैं। सिमिलर वे में आपको कंपन क्यों हुई, क्योंकि आपका उस टाइम पे जो एरियल कनेक्शन था, इट वॉज इन लो वाइब्रेशन। तो जब लो वाइब्रेशन में था, इसलिए कुछ अनहोनी घटना होने का जो संकेत है वो पहले आपके सिग्नल ने पकड़ लिया, एंड देन यू स्टार्टेड फीलिंग, क्योंकि अवचेतन मन को पता है कि ये होने वाला है। फिर चेतन अवस्था में आपको नहीं पता है, लेकिन एक्सपीरियंस बार बार आपको ये बताती है कि जब ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी सांस तेज चल रही है, मेरा दिल ऑटोमेटिकली धड़क रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। सो वाइब्रेशंस को कैसे अपना ऊपर करें? सबसे पहले मैंने कहा सेल्फ लव करना शुरू करिए। और सेल्फ लव का सबसे आसान तरीका ये है कि ट्राई गो एंड ग्रूम योरसेल्फ। अपने आप को ग्रूम करो। खुद नहीं ग्रूम कर सकते, गो टू अ पार्लर, अपने हेयर्स को ट्रिम करो, अपने नेल्स को ठीक करो, अपने एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग व्हाटएवर। जो आप देखोगे, आपने कभी सोचा, कभी महसूस किया है कि व्हेन यू आर ट्रिमिंग योर नेल्स और उसमें अच्छे से उसको ट्रिम करके रखते हैं, तो आप जब खुद उसको वॉच करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सिमिलर वे में जब आप अपने बालों को ठीक करवा के पार्लर से निकलते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप बार बार अपने आप को देखते हैं, अपने बालों को देखते हैं कि हाउ ब्यूटीफुली इट हैज़ बीन कट एंड ऑल। तो दैट इज़ द थिंग। आप पहले सेल्फ लव की प्रक्रिया में अपने आप को पहले प्यार करो। ठीक, अपने आप को पहले, सबसे पहले गो टू सम गुड, मतलब एक अच्छी जगह सैलून में जाइए, अच्छे से ड्रेसअप करिए और अच्छे परफ्यूम्स डालिए, है ना। ये सब सेल्फ लव, बिकॉज यू वांट टू फील गुड। जब आप ये करोगे, बालों को बेहतर बना दोगे एंड घर में ग्रूम होके चलोगे, तो यू विल फील दैट इट इज़ नॉट लाइक कि कोई किसी के घर जाना है या बाहर कहीं जाना है तब आप क्या है कि अपने आप को ग्रूम कर रहे हो। आप ग्रूम करके अपने आप में रहिए रोज़, बशर्ते कोई मिलने आए नहीं मिलने आए, यू विल ऑलवेज फील गुड अबाउट इट।
ये पहला काम है। देन स्टार्ट ईटिंग गुड फूड्स। तो गुड फूड्स में गुड वाइब्रेशनल फूड्स कौन कौन से होते हैं? आप जितने फल होते हैं और जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाने से आपकी ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है हायर फॉर्म में आ जाती है, हाई हो जाती है। कहते नहीं थे कि बहुत पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि जो थे वो कंदमूल खाते थे, बिकॉज दे ऑलवेज यूज टू कीप देमसेल्फ इन अ वेरी हाई वाइब्रेशनल स्टेट। तो ये अच्छे वाइब्रेशनल स्टेट में खुद को रखने के लिए आप अपने ईटिंग पैटर्न को चेंज करिए। आप चेंज करिए कि आपको खाना, कि आप कौन सा किस प्रकार का खाना खाना, जो भी खाना खाते हैं उसके बजाय आप मैक्सिमम फ्रूट्स को इंडल्ज करिए। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी लाइफ में अभी स्थिरता नहीं है, किसी वजह से आप बार बार बहुत अशांति महसूस करते हैं। इसके बाद आप देखोगे अगर बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स खाने से हाई वाइब्रेशनल है। मीडियम सॉर्ट ऑफ जो सेकेंड कैटेगरी का वाइब्रेशन है वो है अगर बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, दूध खाते हैं, दूध से युक्त कोई चीज़ बना के खा रहे हैं, तो वो क्या आपका वाइब्रेशनल एनर्जी एक मीडियम स्तर पर रखेगा, एक मीडियम स्तर पे। लो एनर्जी फॉर्म में कब है? जब चिकन, मीट, मटन, अंडा और ये लो एनर्जी स्टेट होते हैं। मीठा जो है थर्ड एनर्जी स्टेट है, इस स्टेट में ये खाने से आपकी जो वाइब्रेशन है इस स्टेट में आ जाती है। और एकदम जो फोर्थ जो ग्रेड है दैट इज कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड स्पिरिट। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड वैसी होनी शुरू हो जाती है। तो पहले तो ये खान पान से और अपने आप को ग्रूम करके अपनी वाइब्रेशनल स्टेट को चेंज करने की कोशिश करें। चेंज करने के बाद फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ आप जो भी समस्या से गुजर रहे, मान लीजिए घर में कोई कलेश हो रहा है या किसी के, तो यू वांट इनर पीस। आपका अंदर का बच्चा सुन रहा है ना ये सारी चीज़ें, तो आप अपने अंदर के बच्चे से क्षमा मांगे। ये प्रैक्टिस जो है मैं अपने जूम क्लासेस में लेती हूँ और उसमें लाइव क्लास चलाती हूँ जिसमें हम बैठ के इस चीज़ का चैंटिंग करते हैं। डॉक्टर ह्यूलन ने जब ये किया तो पूरा का पूरा पागल खाना 1 साल बाद बंद हो गया, फिर वो कभी खुला नहीं। वो इतिहास में 1980 में हुआ था ये, एंड आप इसको गूगल करोगे तो यू विल फाइंड दिस एवरीवेयर। सो मैनिफेस्टेशन के लिए या आपको हो पोनोपोनो की जब आप टेक्निक करते हो तो ऐसा कि इसका रिजल्ट कितनी देर में आएगा? इसका रिजल्ट किसी को महज 108 बार, 108 का जो क्यों मैं 108 बोल रही हूँ, क्योंकि दैट इज ऑल्सो लिंक विथ वाइब्रेशनल स्टेट, जिसको मैं कभी दूसरी क्लास में मैं समझाऊंगी। तो ये किस लिए बोला जा रहा है? वो इसलिए है कि आप एक बार करें तो भी किसी के साथ में वो चीज़ उसका फल मिल जाता है। किसी को बार बार करना पड़ता है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, किसी को सालों लग जाते हैं। नाउ व्हाई दिस हैपेंस? होपोनोपोनो टेक्निक जब आप करते हैं तो क्या है, यू अटेन अ मेंटल पीस स्टेट। अगर आप वो पीस स्टेट, आप जैसे भी कोई भी मेडिटेशन भी करेंगे, अगर वो पीस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में अभी तक वो अलाइनमेंट शुरू नहीं हुआ है। द मोमेंट यू अलाइन, जैसे ही आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं और द मोमेंट जब आप उस वाइब्रेशनल स्टेट में आ जाते हैं तो धीरे धीरे पीस आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे, ये मैं अपने नोट्स में, प्राइवेट नोट्स में दे दूंगी, जिनको चाहिए दे कैन क्लिक अपॉन मी और मैं उनको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी कि हाउ इट इज़ एक एक के साथ, ये प्रेयर के साथ कैसे करते हैं। होता ये है कि अशांति हमारे अंदर या तो हमारे पूर्व कर्मों की वजह से है या पूर्व जो एंसेस्टर्स हैं उनकी वजह से है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द आउटसाइड। ये वो ऐसा कर रहा है, वो मेरा दोस्त इस तरीके से कर रहा है, मेरे पड़ोसी इस तरीके से बिहेव करते हैं, सुबह उठते ही झगड़ा कर देते हैं, ये सारी चीज़ हमारा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है, अंदर जो हमारा कॉन्शियस है, वही बाहर वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। दूसरे को क्यों नहीं दिख रहा? हमको दिख रहा है ना। हमको दिख रहा है तो इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि वी परज्यूम इट, हम इस चीज़ को प्रज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, वो कर रहे हैं, वी डोंट। आप जिस दिन बिना किसी
बिना जजमेंटल हुए आप इन चीज़ों को एनालाइज करना छोड़ देंगे तो क्या इट इज़ पॉसिबल। होपोनोपोनो टेक्निक करने के लिए आपको सदैव हमेशा आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, देखिए घर में अगर परेशानी होती है तो क्या होता है, हम वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ठीक नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इतने लो स्टेट ऑफ एनर्जी से जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो कभी साकार नहीं होता है, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आप फूड और डाइट से अपने आप को, अपनी वाइब्रेशनल स्टेट चेंज करें। अपने रहन सहन, जिस तरीके से आप रहते हैं, आप ड्रेसअप उस हिसाब से करें, आप खुद को चेंज करें। देयर आफ्टर, उसके बाद होपोनोपोनो करने के लिए यू एक्सेप्टेड, पहले एक्सेप्टेंस करें, सरेंडर करें कि जो हो रहा था, जो मैंने विटनेस किया अपनी लाइफ में, सब कुछ मेरे कारण है। जिस दिन आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे और इन चीज़ों की जिम्मेदारी पूर्णतः अपने ऊपर लेंगे। डॉक्टर ह्यूलन ने जब उन जेल के इनमेट्स को देखा, उन पागल व्यक्तियों को देखा, के बारे में जाना, तो उन्होंने सब चीज़ की पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। जब आप समर्पण की अवस्था में आते हैं, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तब क्या होता है, तब चीज़ें हमेशा जो है, आप कोई भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा टफ है समर्पण करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इसे जानना, ये करना बहुत टफ है। लेकिन आप उस अवस्था में आ जाइए और सबसे पहले सुबह सुबह जैसे ही आप सरेंडर कर लेंगे, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक कद तक ऊपर उठ जाएगी। एंड देन यू डू दिस। एंड ये इतना चमत्कारिक है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को किया है। जब कई लोग पैसे इधर उधर उधार लेके गए थे, तो उस पैसे के प्रति होता क्या है, जब हम पैसा किसी के, हम पैसों के बारे में भी अब बात करेंगे, पैसे के प्रति जब हम जो भाव रखते हैं, पैसा मेरा था, लेकिन जब उसे मैंने किसी व्यक्ति को दिया था तो मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि क्या पता ये मुझे वापस देगी नहीं देगी, एंड इट वॉज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो हुआ क्या, मेरी वो जो थॉट है, उस पैसे के साथ, उस एनर्जी के साथ, ये थॉट जो मैं सोच रही थी, ये भी चला गया। एंड हुआ वही कि 2 साल तक उसने वो पैसे ही नहीं लौटाए। आप बात करने जाओ, वो देते ही नहीं है, तो अब करोगे क्या। तो फिर मैंने इस प्रक्रिया को अपनाया कि यस, इट वॉज, मैं मिस्टेकन थी। मैंने पैसा देते वक्त मुझे हमेशा ग्रैटिट्यूड की अवस्था में रहना चाहिए था, जो मैंने किया नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने पैसा दिया तो मैंने एक नेगेटिव थॉट के साथ दिया। दैट इज़ वाई एनर्जी है, एनर्जी को फील हो जाता है, तो एनर्जी को लगा कि ओ ये वापस नहीं चाहते, तो लेट इट हैपन, सो इट इज़। तो उसमें वो क्या हुआ कि वो वैसी के वैसी रहने लगा। तो इस एनर्जी, मनी इज़ अ वेरी वाइब्रेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप कोई खर्चा करते हैं, राइट, अभी मैंने होपोनोपोनो से ही सेल्फ फीलिंग बताया। होपोनोपोनो से आप मनी को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना है कि पहली बात तो आपके पास में धन है, आप सबसे पहले सुबह उठिए और ग्रैटिट्यूड, आँख जैसे ही खोलते हैं कुछ और काम करने से पहले, ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप सिट एंड राइट कि आप किन किन चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, राइट। तो आप जिन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, आप उनको लिखते चले जाए। 5 चीज़ें हो सकती है, 10 चीज़ें हो सकती हैं, जितनी चीज़ें भी हैं। जब आप ये करना शुरू करेंगे, सिमिलर वे में मनी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। जो भी आप खर्चा करते हैं, हर उस प्रत्येक खर्चे के लिए आप धन्यवाद फील करिए कि यस, ये पैसा मेरे पास है, आई एम ब्लेस्ड विथ दिस मनी। इसीलिए क्या है, मुझे ये इसलिए मेरे पास ये पैसा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो उन चंद पैसों के लिए भी पूरी ज़िंदगी जो है उनकी इस चंद पैसों के अभाव में निकल जाती है। तो आपके पास तो पैसा है ना, पहले कृतज्ञता महसूस करिए जो है आपके पास में। और उसके बाद फिर क्या है कि जब भी आप कोई भी पेमेंट करते हैं, तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, पेमेंट, खर्चा आपकी लाइफ में तभी आता है जब यूनिवर्स वो खर्चा, वो पैसा कहाँ से लाना है, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एस्टैब्लिश कर देता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आप पैसा तो पे कर देते हो,
राइट। जब भी खर्चा आता है तो पैसा पे कर देते हो ना, ऐसी बात नहीं। चाहे उसको 2-3 दिन टालें तो 2-3 दिन यूनिवर्स टाइम लगाता है उस पैसे का इंतजाम। जब पैसे का इंतजाम हो जाता है तभी खर्चा आपके जीवन में आता है। कहते हैं कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है वो भी जब मरता है तो कहीं से भी 4 लोग जुटकर उसकी अर्थी का सामान तो इकट्ठा कर लेते हैं। वो भी तो खर्चा है ना, तो वो खर्चा जो है वो जुट जाता है। तो वो जुट जाता है तो उसको तो यानी कि ऑलरेडी यूनिवर्स ने हर चीज़ की व्यवस्था की है। एवरीथिंग आपके आसपास में, आप जो हवा ले रहे हैं, आप जो पानी ले रहे हैं, सब कुछ तो अबंडेंस में है, सब कुछ बहुत आयत में है। सिमिलर वे में ये एनर्जी आपको दिख रहा है, इसलिए ये बहुत आयत में दिख रही है आपको। मनी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये भी बहुत आयत में है। इस जीवन में हर किसी की लाइफ में खूब पैसा है, खूब पैसा है। बशर्ते हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो बोलते हैं हाँ उसके पास तो इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है। वो देखो इतने आराम से जिंदगी। ये क्या है, ये ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करता है। सो स्टॉप इमिटिंग ऑल दीज थिंग्स। इंस्टेड आपके पास जो भी पैसा है, जब आप खर्चा करते हैं, खर्चा करने से पहले मनी की चिंता करना, ये एक ज़रूरी चीज़ है। चिंता करना, अरे 50,000 रुपये है, इससे खर्चा कैसे होगा? 50,000 रुपये तो है ना, तो 50,000 के लिए कृतज्ञता फील करिए। आप ये मत सोचिए अरे इससे खर्चा कैसे होगा, होगा ना। 50 आए हैं तो आप 50 आ जाएंगे, खर्चा होगा। डोंट कंप्लेन कि कैसे होगा। जब आप ये कंप्लेनिंग फैक्टर करते हैं कि हाय ये पैसे तो यहाँ लुट गए, ये हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि मनी को ऐसा लगता है कि ये चाहती वो उसको ये नहीं पता है कि सही है या गलत है। उसको ये समझ आता है कि ये कह रही है लुट गए तो चलो और लुटा देते हैं। इंस्टेड ऑफ आप उसको क्या करना है, मनी को थैंक यू करना है। थैंक यू सो मच कि मेरी लाइफ में आप हो। थैंक यू सो मच कि मैं इस पैसे को थैंक यू करिए, थैंक यू मनी कि आपकी वजह से मेरे बहुत काम हो जाते हैं। तो जब थैंक यू आप फील करेंगे तो आप क्या है, मनी को लगेगा ओह ये थैंक यू फील करे, यानी कि ये चीज़ ये लाइफ में चाहती है, इसलिए बार बार थैंक यू फील करें। तो वो क्या बार बार आपकी लाइफ में पैसा आता रहेगा, है ना। अब पैसा आ रहा है और वो टिक नहीं रहा है, वो टिक नहीं रहा, इसके पीछे क्या है, अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी। वो क्यों नहीं टिक रहा है, वो इसलिए नहीं टिक रहा है क्योंकि जब आप पैसा देते हैं तो आप जहाँ खर्चा करते हैं तो आपके मन में एक छोटा सा विचार तो आता होगा, ये इतना खर्चा हो गया, इसमें इतना ये हो गया। डोंट कंप्लेन, डोंट कंप्लेन। आप किसी अरे मैं हाउस हेल्प को तो इतना पैसा दे देती हूँ, है ना, ये तो इतना वेस्ट हो गया। नो, डोंट नेवर, कभी भी इस चीज़ के बारे में ऐसा मत बोलिए। क्यों नहीं बोलना है, बिकॉज एवरी एनर्जी की एक वाइब्रेशन है। आप जो बोलते हैं वो आप फील कर सकते हैं, वो जो उस एनर्जी तक पहुंचती है और उस एनर्जी को लो कर देती है। सो ऑलवेज बी इन अ हाई स्टेट ऑफ एनर्जी। हाई स्टेट ऑफ एनर्जी यानी कि फील द ग्रैटिट्यूड। ओके खर्चा आया है तो आप ग्रैटिट्यूड कैसे फील करोगे, आपके पास बिल आता होगा, उस बिल पर आप लिखिए थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू बिल पेड, जस्ट राइट इट। एंड इसके पीछे कोई रिचुअल नहीं है, आप बाद में फाड़ के फेंक दीजिए, बट एक कृतज्ञता महसूस करिए, लिखिए उसको। लिखने में बहुत ताकत है। मैंने इससे संदर्भ में आपको बहुत रील्स इसमें पोस्ट किए हैं कि राइटिंग से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये और एक तरीका है कि आप लिखिए और लिखकर हर एक बिल पर लिखिए। आप अभी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद क्या है, आप जितने बिल्स खर्चे किए हैं, कुछ आपके पास ईमेल्स में आए होंगे, कुछ आपके पास व्हाट्सएप से आए होंगे वो बिल्स, है ना, वो सारे डिजिटल बिल्स को एक साथ करिए और सबके लिए जो है आप अपने व्हाट्सएप में ले लीजिए एंड देन उसको या मेल में ले लीजिए और अपने आप को भेजिए उसको कि थैंक यू फॉर द मनी। यू सी द डिफरेंस। जब आप ये चीज़ करते हैं, किसी को आप पैसा देते हैं और यू फील इमेंस ग्रैटिट्यूड कि यस आई हैव द मनी टू पे। जब आप ये इमेंस ग्रैटिट्यूड के साथ कोई चीज़ करते हैं, कोई चीज़ भेजते हैं, तो आप देखोगे कि वही चीज़, जिस चीज़ के प्रति आप ग्रैटिट्यूड फील करो, वही चीज़ आपकी लाइफ में बहुत आयत में बन के आएगा। शंका कभी नहीं करना,
हाँ, बिलीफ फैक्टर हमेशा आपके अंदर बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं बहुत हाईयर स्टेट ऑफ बिलीफ के साथ करिए, हाईयर स्टेट ऑफ बिलीफ के साथ कि ये होगा, हर चीज़ मुमकिन है इस लाइफ में, कुछ भी जादू नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। कल मैंने एक रूने टेक्निक बताया था, रूने इसे जर्मनिक टेक्निक है जिसमें आप एक सिंबल बताया था कि इस कलर से, हर कलर का हमारी लाइफ में एक वाइब्रेशन होता है, बॉडी के हर हिस्से में एक वाइब्रेशन डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में, और आप उसको ब्लू कलर के इंक से जब आप उस सिंबल को बनाते हैं विद द बिलीफ, वो क्या है, आपकी लाइफ में मनी अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। यू ट्राई, ऑटोमेटिकली आप करके देखिए, पैसा कभी भी रुकेगा नहीं आपकी लाइफ में। सो देयर आर बहुत सारी चीज़ें, सबके पीछे एक बिलीफ फैक्टर है। जब भी आप करें, कृतज्ञता महसूस करें कि मेरे पास पैसा है, चाहे वो आपके पास में 1000 रुपये ही क्यों ना हो, कृतज्ञता महसूस करें कि मेरे पास पैसा है। कई लोग 1000 रुपये के अभाव में भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। आपके पास ये नौबत नहीं है ना, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो वो भाव कैसे उत्पन्न करें, भाव उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छा से एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को पूछा गया कि आप अपनी लाइफ में क्या मतलब कैसी मतलब किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। तो उस व्यक्ति ने, उसका नाम नील था, तो नील ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, आई हैव एवरीथिंग एंड आई फील ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, मेरे पास तो है। नहीं, तो जो व्यक्ति पूछ रहा था उसको पता था कि इसने हाल फिलहाल एक गाड़ी लिया हुआ है और उसे उस गाड़ी से बहुत प्यार है। तो उसने पूछा कि नील जस्ट टेल मी कि आपको ये गाड़ी से, आपके पास वो गाड़ी है एंड हाउ ग्रेटफुल यू आर। तो नील ने एक बोल दिया, यस आई एम ग्रेटफुल, जस्ट ऐसे ही बोल दिया। तो नहीं, तो उसने बोला नहीं, ऐसे नहीं, कि मान लो अगर वो गाड़ी नहीं होती आपके पास में, तब नील स्टार्टेड विजुअलाइजिंग कि अगर गाड़ी नहीं होती, तो उसने बोला हर बात, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना तो हम विजुअलाइज करते हैं, अंदर अंदर एक मानचित्र बनाते हैं। तो नील ने बोला कि यस, अगर वो गाड़ी नहीं होती मेरे पास में, तो मेरे बच्चों को जो स्कूल है वो जाने में पब्लिक बसेस का सहारा लेना पड़ता। तो बोलते अगर पब्लिक बसेस का सहारा लेना पड़ता तो वेरी कंफर्टेबल इन दैट। तो नील सेड नो। वो फिर विजुअलाइजेशन में चला गया कि मैं बचपन में कैसा था, मुझे बस में जाना पड़ता था और मुझे बुलिंग का सामना करना पड़ता, लोग मुझे बुली करते थे। तो देन ही सेड कि ओके, सो यू फील दैट कि इस कार ने आपकी लाइफ में, जीवन में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आए, कंफर्ट लेकर आए। देन नील सेड यस, अगर नहीं होता तो मेरे बच्चे भी पब्लिक बसेस में जाना पड़ता, वो भी थक जाते। फिर वो नील इमेजिन करने लगा और वो इमेजिनेशन के साथ साथ बोलने लगा कि वो थकते, वो इतना भारी बैग उठाकर, बस्ता उठाकर स्कूल जाते, फिर थके हाथ लौटते, फिर मेरे सारी चीज़। तो फिर इसके दोस्त ने उसको समझाया, तो इसका मतलब वो कार आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है। नाउ दैट फीलिंग हैज़ कम इनसाइड हिम। तो उसने बोला यस, इट इज़ अ ब्लेसिंग टू मी। यस, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप हर चीज़ के लिए अंतर मन में फील करें कि हाउ इट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में कैसे प्रत्येक चीज़ अफेक्ट कर रहा है ना। तो जब आप ये फील करोगे तो व्हाट हैपेंस, चीज़ें बदलना शुरू हो जाता है। आप उस भाव के स्तर में उतर आते हैं। जब आप उस भाव में उतर आएंगे तो आप क्या कोई भी चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़। तो अगर आपका नेगेटिव भाव होगा तो नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, और अगर पॉजिटिव भाव है तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। सो जो होपोनोपोनो की जो टेक्निक थी, इसको आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करके देखिए। सिट एंड मेडिटेट। जब आप इस चैंटिंग को करते हैं ना, एंड यू आर विजुअलाइजिंग, सपोज यू आर विजुअलाइजिंग ओनली द मनी इनसाइड योर माइंड, अब पैसा नहीं आ रहा है, राइट, या फिर आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपका कोई रिश्तेदार आपसे बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं और घर में कलेश बना के रखते हैं। नाउ यू आर विजुअलाइजिंग दैट पर्सन, और फिर आप अपनी इनर चाइल्ड को जब बोलते हैं कि यू हैव, मतलब उसके बारे में गलत जजमेंट बनाने के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, बस ये 4 शब्द बार बार बोलेंगे ना, तो आप खुद से ही एक मातृत्व आपके अंदर आएगा एंड आपकी वाइब्रेशनल स्टेट आपकी चेंज हो जाएगी। जब वो स्टेट चेंज हो जाती है तो आप देखोगे, हो ओपन, सिट एंड चैंट विद द माला,
है ना। माला जब रहेगा तो आपके पास एक काउंटर रहेगा कि यस यू आर काउंटिंग इट ऑन द पेज। सो व्हाट हैपेंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड थ्रू रिपीटेटिव प्रोसेस, मैं बार बार रिपीटिशन क्यों बोलती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपके अंदर इम्प्लांट होने में रिपीटिशन बहुत महत्व। दैट इज़ वाई हमारे हिंदू ग्रंथों में किसी माला जाप को करने के लिए बोलते हैं कि 108 माला करिए, इतनी माला करिए, 1000 माला करिए। क्यों कर रहे हैं? थ्रू द रिपीटेशन यू आर उस वर्ड को आप वाइब्रेशन और एनर्जी दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। तो आपको थ्रू रिपीटेशन, यूनिवर्स बना ही ऐसे है कि रिपीटेटिव प्रोसेस से ही, रिपीटेशन से, बार बार दोहराने की प्रक्रिया से ही कंपन की स्थिति पैदा होती है और आप जो चाहते हैं जीवन में वो होता है। तो उसके लिए आप बैठें और बैठकर इस चीज़ को करें एंड कीप ऑन रिपीटिंग। जब आप रिपीट करेंगे तो आपको क्या है, आपको तब फील होगा कि यस देयर इज अ वाइब्रेशनल स्टेट, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा। जब चेंज हो रहा है तो बाहर भी आपको चेंज दिखेगा। जो रिश्तेदार हमेशा कलह करते थे वो भी चेंज हो गए, वो आपके प्रति एक अच्छा, क्यों? क्योंकि आपकी ऑरा जो है ना, ये ऑरा चेंज हो चुकी होती है। ठीक है, ये आपके अंदर से एक ऑरा बनता है। आपने देखा होगा ना, भगवान जी और सबके पीछे एक हैलो लाइट रहता है। व्हाई इट इज दैट? इट इज अ काइंड ऑफ ऑरा इन योर बॉडी, दैट ऑरा इमिशन। तो ऑरा जो है आपकी स्टेट ऑफ, आपका जो भी स्टेट ऑफ माइंड है उस हिसाब से आपको नहीं। आजकल तो ऑरा फोटोग्राफी भी होता है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ठीक है, बट यू योरसेल्फ नोस, आपको खुद पता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो इसके लिए ऑरा जो है दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जब आप उस चीज़ को, और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे भी जाते हैं तो ऑलवेज लॉक योर ऑरा। लॉकिंग द ऑरा मीन्स कि जब आप ये जो ऑरा है ऐसे करके चारों ओर शरीर के घुमा के यू आर लॉकिंग इट, यू फील दैट एंड देन यू लॉक इट। जब लॉक कर देते हैं तो लो वाइब्रेशनल स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी ऑरा आपको इफेक्ट नहीं करेगी। आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग बड़ी जल्दी बाहर जाते हैं, किसी के संपर्क में आते बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं। कभी कहते हैं, हमारे पुराने टाइम में माएँ कहती थी कि इसको तो नज़र लग गई है, फिर नज़र को था। इन सब के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि ये होता है, हम सब वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ एनर्जी में हैं, तो जल्दी किसी के साथ भी बहुत कम जो है आप लोग जब बहुत ज़्यादा आप जब किसी से आप टकराते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं कि और एक्सचेंजिंग द एनर्जी, आप एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वो बहुत समझ सोच कर आप करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप गले मिल रहे हो कर, तो उनके साथ जो आपने आपकी ऑरा तो खुली हुई है, तो हो सकता है कि आप उनकी लो स्टेट ऑफ एनर्जी को आप अपने अंदर ले रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसके बैड लक को आप लेते चले जा रहे हो। सो दैट्स वाई इंडियन कल्चर में हमेशा किसी को भी अभिनंदन करने का सबसे बेस्ट तरीका तो हाथ जोड़ कर ही था, है, और आज भी वही है, हाथ जोड़ने की प्रक्रिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अदरवाइज इफ इट इज़ इन योर कल्चर, आपको लगता है कि सबसे तो लॉक योर ऑरा, आप अपने ऑरा को लॉक कर दीजिए, फिर मिलिए एंड विद द बिलीफ कि चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी, होता है ना जब 4 लोग बैठ के शराब पी रहे होते हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति जो है जो शराब नहीं पीता, वो चाहे कितने भी उसके दोस्त इंसिस्ट करे वो नहीं लेगा। तो इस चीज़ को सिमिलर वे में आप किसी के भी संपर्क में रहें, लेकिन आपके घर में भी कलेश वाला माहौल अगर है, बट अगर आपका वाइब्रेशनल स्टेट जो है वो हायर स्टेट में है, तो वो क्या है, कोई भी अगर ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है तो आप उसको गलत नहीं मानोगे, आप यही समझोगे कि यस ये मेरा अंतर माय इनर चाइल्ड इज वाचिंग दिस, और वो इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है। सो हु इज टू बी करेक्टेड हियर? किसको करेक्शन करना है यहाँ पे? खुद को। तो स्टार्ट डूइंग होओपोनोपोनो चैंटिंग। होओपोनोपोनो मैंने बताया ना कि किसी ने ऐसे ऐसे लिया था, तो होओपोनोपोनो आई वाज टू मच वरीड, तो वरीड स्टेट ऑफ माइंड से होओपोनोपोनो मैं कर रही थी तो घबराहट भी हो रही इधर, तो वो चीज़ नहीं हो रहा था। देन आई रियलाइज कि नहीं, कि मुझे क्या है अपना स्टेबल माइंड करना है पहले, और उसके बाद सो व्हाट आई डिड कि मैंने जिस व्यक्ति को उधार दिया था उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू किया। अब उसमें बहुत सारी बातें होंगी ना अच्छी, वो अच्छी बात करती थी, वो हमेशा मुझे अपलिफ्ट करती रहती थी, तो मैंने उसकी वो बातों को याद किया।
कि उसके ये ट्रेड्स थे। याद करने के बाद मेरा क्या है, एकदम से स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो चेंज हुआ। जैसे ये चेंज हुआ उसके बाद फिर आई रियलाइज कि यस, अब मैं उसके प्रति अच्छा फील कर रही हूँ। नाउ फिर मैं बैठी और फिर मैंने क्या है कि चैंटिंग शुरू किया। देन चैंटिंग के बाद यू वॉन्ट बिलीव इट, जैसे सिर्फ मैंने 108 राउंड्स का चैंटिंग ही किया था और मेरा क्या, तुरंत ही क्या है कि विद इन 5 मिनट्स मेरे पास उस व्यक्ति का फ़ोन आ रहा है एंड शी वाज सेइंग कि सीमा, मैं अभी तुम्हारा UPI लिंक ये है, मैं अभी तुमको ट्रांसफ़र करती हूँ। सो दैट्स हाउ आई मैनिफेस्टेड माई मनी बैक इनटू माई लाइफ। सो एवरीथिंग कैन हैपन, हर चीज़ पॉसिबल है। मैं इसलिए हमेशा जो भी मेरे संपर्क में आते हैं हमेशा यही बोलती हूँ कि खुद पे भरोसा रखें और सब कुछ पॉसिबल है इस यूनिवर्स में। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर बुरे से बुरा कोई चीज़ हो रहा है तो अच्छे से अच्छा भी कोई चीज़ ज़रूर हो सकता है। इसी बिलीफ के साथ आज का ये सेशन था होओपोनोपोनो टेक्निक से मैनिफेस्ट करके चीज़ों को चेंज करना। इसको कैसे करना है किसी दिन मुझे पर्सनली आप बताइएगा और हम जूम क्लासेस लेते हैं और उसमें मैं आपको मेडिटेशन के थ्रू कैसे बैठ के, क्योंकि जब कलेक्टिव मेडिटेशन एक ही चीज़ के लिए हम सब बैठेंगे तो एक बार में ये चीज़ें वो जल्दी फलता है, जल्दी हो जाता है। सो रिमेंबर दैट। राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि आप अपनी जर्नी बताएं। मेरी जर्नी तो हर एक की जर्नी की तरह अप्स एंड डाउन्स की तरह ही हुआ और मैं सर्विस लाइफ में हूँ। उसके बावजूद जो है मेरा रुझान इस ओर ज़्यादा था कि लोगों को मैं अवगत कराऊँ कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अट्रैक्शन से आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। मेरा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे ये चीज़ पता चला और वो भी एक रैंडमली, हम लोग कभी मिले नहीं थे, कभी बात नहीं हुई थी। 30 साल पुराना कोई ऐसे ही एक फ्रेंड, और उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया बाइनॉरल फ्रीक्वेंसी से। जब वो फ्रीक्वेंसी मेरे को, क्योंकि नींद नहीं आता था, वो मेरा लाइफ का एक ऐसा फेज़ था कि मुझे नींद ही नहीं, 3 दिन से सो ही नहीं पा रही हूँ। तो जब इस फेज़ के साथ मैं बहुत परेशान थी, एकाएक उसका फ़ोन आया। तो ईश्वर क्या है ना, जिसको मैं यूनिवर्स बोलती हूँ, वो क्या करते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में परिवर्तन आना होता है तो आपको हर फेसेस से, हर तकलीफ़ों से निकालता है। तकलीफ, तो सिमिलर वे में मेरा लाइफ का सबसे टफेस्ट फेज था वो। और ऐसे में एकाएक फ़ोन बजता है, जस्ट ऐसे पूछते हैं कि कैसे हो, एंड आई जस्ट सॉर्टेड आउट कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। जब सो नहीं पा रही तो उन्होंने एक मुझे बाइनॉरल फ्रीक्वेंसी दिया। ना बाइनॉरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये मैं आपको किसी और सेशन में बताऊंगी। तो फ्रीक्वेंसी लिया नहीं सिर्फ कि तुम सिर्फ इसको सुनो। तो जब मैंने इसको सुना, मेरा इतने दिन का नींद जो है एक बार में वो हो गया। तो दैट वॉज द लाइफ। फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि व्हाट इज़ दिस, एक फ्रीक्वेंसी ने मेरे अंदर इतनी शांति कैसे लेके रहा है। तो उसको समझते समझते आई टुक अप, फिर मुझे समझ में आया कि यस, एवरीथिंग एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज के बारे में स्टडी किया, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन को स्टडी किया। मैंने इंडिया और वर्ल्ड वाइड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोच से कोचिंग लिया एंड मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस कोचिंग में, और मैं अभी भी वही कोचिंग ले रही हूँ। और मैंने फिर अपना, हर एक के जीवन का एक लक्ष्य होता है कि आप अपने, जब तक मैंने वो कोचिंग नहीं लिया था मुझे अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता था कि मैं क्या करूँ। मैं डेली जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ एंड आई वॉज ट्रूली स्पीकिंग, आई एम अर्निंग अ वेरी गुड हैंडसम, अच्छा अमाउंट में अर्न भी कर रही हूँ, लेकिन दैट वॉज नॉट माई पर्पस। तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो आई डिस्कवर माई पर्पस ऑफ माई लाइफ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। जितने लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जितने लोगों की लाइफ को मैं टच कर सकती हूँ, उनको टच करके उनको बताऊं कि जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है। और हम जो सोचते हैं ना करोड़पति अरबपति वाली लाइफ, हम कैसे जी सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस अपने इसी प्रैक्टिस से लेकर आए। सो मेरा एक प्रण है कि जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक ये पहुँचवा। सो दैट इज़ फॉर। सो आप जो चीज़ सोच लेते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे यूनिवर्स भी आपको वैसे ही व्यक्ति, मतलब एक बहुत अच्छा एक एल्केमिस्ट में
पौलो कोएल्हो का एक बहुत अच्छा वाक्यांश है जिसमें वो बोलते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप ठान लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है आपको वो चीज़, पूरी कायनात मिलकर वो चीज़ साकार करने के लिए जुट जाती है। और इसी चीज़ को किसी एक मूवी में भी दोहराया गया था। तो इसी बात को, तो दैट इज़ इट। आप जिस चीज़ के बारे में प्रण करते हैं कि ये मेरी लाइफ में हो, तो वो आप जो है उसके लिए फिर प्रकृति, सर्कमस्टेंसेस, लोग आपके जीवन में आना शुरू करते। तो वो जर्नी शुरू किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको किस प्लेटफॉर्म में लेकर आऊँ। तो फिर मेरी लाइफ में रिकी राज और ये लोग सब आए और इन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो है इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करिए और इस तरीके से, एंड विल बी एबल टू टच, एंड आई एम टचिंग मैक्सिमम पीपल्स, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि सबके सपोर्ट से कि हम लोगों तक मैं अपनी बात रख पा रही हूँ कि सफरिंग्स हमारे सिर्फ सोच से होता है, सिर्फ हमारे सोच विचार से हो रहा है। बाकी जो है हम अपने विचारों को चेंज करेंगे और सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वैराग्य में जाना या सब कुछ छोड़ देना या इसके लिए नहीं। आप ये ज़िंदगी बेहतर से बेहतर जीने के लिए, बेहतर खूबसूरत घर में रहने के लिए है ना, खूब ऐशो आराम से रहने के लिए है ये ज़िंदगी। तो उसको वैसे जीने के लिए क्यों ना वो करें, खर्च करें, है ना। हम अभाव में रहना नहीं चाहिए। आपको जहाँ पता चलता है कि मैं इस क्षेत्र में मेरा अभाव है, पैसे का है, तो आपको फिर उस और आपको कदम बढ़ाना है कि मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ अपनी अर्निंग्स को। सिमिलर वे में मेरे पास अच्छा घर नहीं है तो आपको उस वहाँ रहना है कि मैं कितना अच्छा घर बना सकता हूँ अपने लिए, राइट। सो बेस्ट ऑफ द लाइफ, दिस लाइफ इज टू लिव इन द बेस्ट ऑफ द वे, और वो हमारे हाथ में है। यही मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ। इसी के साथ ही इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, पुट अप योर क्वेरीज एंड ऑल। आप मेरे मैसेंजर्स में भी मुझे क्वेरीज डाल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आई विल रीच आउट टू यू एंड आई हेल्प यू आउट कि कैसे ठीक करना है। सो साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।